सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं कृपाली पीजीटी हिंदी विषय से स्प्रिंगडील सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की पाठ संख्या 16, जिसका नाम है पानी की कहानी। और इसे ये जो निबंध शैली में लिखा गया है और इसे लिखा है रामचंद्र तिवारी जी ने, जो कि हिंदी साहित्य के लेखक माने जाते हैं। अब उन्होंने इस निबंध में बताया है कि पानी किस किस प्रकार से, पानी का क्या क्या लाभ होता है और पानी कहाँ कहाँ किन किन रूपों में देखने को मिलता है, ये सब लेखक ने इसमें बताया है। तो शुरू करते हैं हमारा ये पाठ, पानी की कहानी। मैं आगे बढ़ा ही था कि बेर की झाड़ी पर मोती सी एक बूंद मेरे हाथ पर आ पड़ी। मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। मैं आगे बढ़ा ही था, मैं कौन, जब लेखक आगे बढ़ता ही है कि एक बेर की झाड़ी में से बूंद उनकी हथेली पर आकर गिर जाती है। और जब मैंने देखा कि ओस की बूंद मेरी कलाई पर से सरक कर हथेली पर आ गई है, तो मेरी दृष्टि पड़ते ही वह ठहर गई। थोड़ी देर में मुझे सितार के तारों की सी झनकार सुनाई देने लगी। अब लेखक को कुछ अनुभव सा होने लगा, कुछ उसको संगीत का कुछ स्वर सुनाई देने लगा। मैंने सोचा कोई बजा रहा होगा, चारों ओर देखा कोई नहीं। फिर अनुभव हुआ कि यह स्वर मेरी हथेली से निकल रहा है। ध्यान से देखने पर मालूम हुआ कि बूंद के 2 कण हो गए। अब जो वो एक बूंद थी उसने अपने 2 कण कर लिए थे, यानी दोनों अलग अलग हो गई थी और वे दोनों हिल हिल कर यह स्वर उत्पन्न कर रही है, मानो वे कुछ कहना चाहती हो। उस सुरीली आवाज़ में मैंने सुना, सुनो सुनो। मैं चुप था। फिर आवाज़ आई, सुनो सुनो। अब मुझसे न रहा गया, मेरे मुख से निकल गया, कहो कहो। ओस की बूंद मानो प्रसन्नता से हिली और बोली, मैं ओस हूँ, जानता हूँ। मैंने कहा, लोग मुझे पानी कहते हैं, जल भी मालूम है। मैं बेर के पेड़ से आई हूँ, झूठी। मैंने कहा और सोचा कि बेर के पेड़ से क्या पानी का फव्वारा निकलता है। अब जब वो बूंद बोलती है, जब उसको सब पता है लेखक को कि ये क्या कहना चाह रही है, लेकिन जब वो अंतिम पंक्ति बोलती है कि मैं बेर के पेड़ से आई हूँ, तो लेखक को ये बात झूठी लगती है और वो बोलता है कि पेड़ के पानी से बेर के पेड़ से क्या पानी का फव्वारा निकल सकता है। बूंद फिर हिली, मानो मेरे अविश्वास से उसे दुख हुआ हो। जब बूंद के ऊपर अविश्वास डाला गया, यानी लेखक को विश्वास नहीं हुआ, तो बूंद को बहुत दुख हुआ। सुनो, मैं इस पेड़ के पास की भूमि में बहुत दिनों से इधर उधर घूम रही थी। मैं कणों का हृदय टटोलती फिरती थी कि एकाएक पकड़ी गई। कैसे? मैंने पूछा। वह जो पेड़ तुम देखते हो ना, वह ऊपर ही इतना बड़ा नहीं है, पृथ्वी में भी लगभग इतना ही बड़ा है। लेखक के पेड़ को देखता है तो बूंद कहती है कि ये जो पेड़ तुम देख रहे हो, ये इतना बड़ा ही नहीं है, बाहर से ही पृथ्वी से भी उतना ही बड़ा है। उसकी बड़ी जड़ें, छोटी जड़ें और जड़ों के रोए हैं। वे रोए बड़े निर्दयी होते हैं। मुझ जैसे असंख्य जल कणों को वे बलपूर्वक पृथ्वी में से खींच लेते हैं। कुछ को तो पेड़ एकदम खा जाते हैं और अधिकांश का सब कुछ छीनकर उन्हें बाहर निकाल देते हैं। अब बूंद उस पेड़ के बारे में बता रही है कि पेड़ किस किस प्रकार से हमारे ऊपर एक तरह से अत्याचार करता है। क्रोध और घृणा से उसका शरीर कांप उठा। क्या तुम समझते हो कि वे इतने बड़े यों ही खड़े हैं? उन्हें इतना बड़ा बनाने के लिए मेरे असंख्य बंधुओं ने अपने प्राण नाश किए हैं। मैं बड़े ध्यान से उसकी कहानी सुन रहा था। वो जो बूंद कहती है कि ये जो पेड़ है वो इतना बड़ा किस कारण हुआ है, हम बूंदों के कारण हुआ है। मेरे जो सभी मित्र हैं, बूंद मित्र हैं, उन्होंने सभी ने अपने प्राण नाश करके इस पेड़ को बड़ा किया है। हाँ, तो मैं भूमि के खनिजों को अपने शरीर में घुलाकर आनंद से फिर रही थी कि दुर्भाग्यवश एक रोए से मेरा शरीर छू गया। मैं कांपी, दूर भागने का प्रयत्न किया, परंतु वे पकड़कर छोड़ना नहीं जानते। मैं रोए में खींच ली गई, यानी उस पेड़ के द्वारा मैं खींच ली गई। फिर क्या हुआ? मैंने पूछा। मेरी उत्सुकता बढ़ रही थी, लेखक की उत्सुकता बढ़ रही थी उस कहानी को और आगे सुनने के लिए। मैं एक कोठरी में बंद कर दी गई। थोड़ी देर बाद ऐसा जान पड़ा कोई मुझे पीछे से धक्का दे रहा है और कोई मानो हाथ पकड़कर आगे को खींच रहा है। मेरा एक भाई भी वहाँ लाया गया। उसके स्थान बनाने के कारण मुझे दबाया जा रहा था। आगे एक और बूंद मेरा हाथ पकड़कर ऊपर खींच रही थी। मैं उन दोनों के बीच में पिस चली, यानी 2 बूंदें थी, उन दोनों के बीच में मैं एकदम से पूरी तरीके से दब गई। मैं लगभग 3 दिन तक यह सांसत भोगती रही। मैं पत्तों के नन्हे नन्हे छेदों से होकर जैसे तैसे जान बचाकर भागी। मैंने सोचा था कि पत्ते पर पहुँचते ही उड़ जाऊँगी, परंतु बाहर निकलने पर ज्ञात हुआ कि रात होने वाली थी। अब उसने सोचा कि पत्तों के छोटे छोटे छेदों में से मैं निकल जाऊंगी,
और फिर वो सोचती है कि पत्ते पर पहुंचते ही मैं उड़ जाऊंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रात होने वाली थी और सूर्य जो हम उड़ने की शक्ति देते हैं जा चुके थे, क्योंकि जो पानी होता है वो सूर्य के प्रकाश के कारण ही भाप बनकर उड़ता है। तो लेकिन बिना अगर सूर्य के, आप भी देखते हैं कि जब बारिश का मौसम होता है और जब सूर्य बहुत कम निकलता है, सूर्य का प्रकाश धरती तक नहीं पहुंच पाता है, तो वो जो बारिश का पानी है वो वैसा का वैसा पड़ा रहता है, उसे सोखने में बहुत ही ज़्यादा वक्त लगता है। तो इसी प्रकार वो बूंद कह रही है कि उड़ने की शक्ति तो हमें सूर्य ही देते हैं, और वायुमंडल में इतने जल कण उड़ रहे हैं कि मेरे लिए वहाँ स्थान नहीं है। तो मैं अपने भाग्य पर भरोसा कर पत्तों पर ही सुकड़ी पड़ी रही। अभी जब तुम्हें देखा तो जान में जान आई। किसे? लेखक को बूंद ने देखा तो उसके जान में जान आई और रक्षा पाने के लिए तुम्हारे हाथ पर कूद पड़ी। इस दुख तथा भावपूर्ण कहानी का मुझ पर बड़ा प्रभाव पड़ा। मैंने कहा, जब तक तुम मेरे पास हो कोई पत्ता तुम्हें नहीं छू सकेगा। भैया तुम्हें इसके लिए बहुत धन्यवाद। मैं जब तक सूर्य न निकले तभी तक रक्षा चाहती हूँ। उनका दर्शन करते ही मुझ में उड़ने की शक्ति आ जाएगी। मेरा जीवन विचित्र घटनाओं से परिपूर्ण है। मैं उसकी कहानी तुम्हें सुनाऊंगी तो तुम्हारा हाथ तनिक भी नहीं दुखेगा। अब जो वो बूंद है वो लेखक के हथेली पे गिरी है और वो बूंद अपनी रक्षा करना चाहती है। वह बूंद ऐसे ही जमीन पर गिरना नहीं चाहती। वह चाहती है कि लेखक मुझे संभाल कर रखे और जब तक सूर्य का प्रकाश नहीं निकल जाता। जैसे ही सूर्य देवता आ जाएंगे तब तक वो उड़ जाएगी, लेकिन तब तक उसे संभाल कर रखना पड़ेगा और वो उसे कहानी भी सुनाती जाएगी। अच्छा सुनाओ। बहुत दिन हुए मेरे पुरखे हद्रजन यानी हाइड्रोजन और ओशजन ऑक्सीजन नामक दो गैसें सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी। अब जो बूंद है वो मेरे पुरखों यानी होता है जो पूर्वज होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, उनको मानती है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को वो बूंद अपना पुरखे मानती है। तो नामक दो गैसें हैं वो सूर्यमंडल के लपटों के रूप में विद्यमान थी। सूर्यमंडल अपने निश्चित मार्ग पर चक्कर काट रहा था। वे दिन थे जब हमारे ब्रह्मांड में उथल पुथल हो रही थी। अनेक ग्रह और उपग्रह बन रहे थे। ठहरो, क्या तुम्हारे पुरखे अब सूर्यमंडल में नहीं हैं? हाँ, उनके वंशज अपनी भयावह लपटों से अब भी उनका मुख उज्जवल किए हुए हैं। हाँ, तो मेरे पुरखे बड़ी प्रसन्नता से सूर्य की धरातल पर नाचते रहते थे। एक दिन की बात है कि दूर एक प्रचंड प्रकाश पिंड दिखाई पड़ा। उनकी आंखें चौंधियाने लगी, यानी आंखों में बहुत तेज प्रकाश होने के कारण वो आंखों से देख नहीं पा रहे थे। उनकी पलकें काफ़ी झपझपा रही थी। यह पिंड बड़ी तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा था। ज्यों-ज्यों पास आता जाता था उसका आकार बढ़ता ही जा रहा था। यह सूर्य से लाखों गुना बड़ा था। उसकी महान आकर्षण शक्ति से हमारा सूर्य कांप उठा। ऐसा ज्ञात हुआ कि उस ग्रह राज से टकराकर हमारा सूर्य चूर्ण हो जाएगा, यानी पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा। लेकिन वैसा नहीं हुआ। वह सूर्य से सहस्त्रों मील दूर से ही घूम चला, परंतु उसकी भीषण आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य का एक भाग टूटकर उसके पीछे चला गया। सूर्य से टूटा हुआ भाग इतना भारी खिंचाव संभाल न सका और कई टुकड़ों में टूट गया। उन्हीं में से एक टुकड़ा हमारी पृथ्वी है। यह प्रारंभ में बड़ा आँख का गोला थी। अब वो बूंद है वो उसके बारे में पूरी कहानी बता रही कि हमारी पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। तो आपने देखा कि इस पैराग्राफ में पृथ्वी का निर्माण किस प्रकार से बताया गया है। ऐसा, परंतु उन लपटों से तुम पानी कैसे बनी? मुझे ठीक पता नहीं। हाँ, यह सही है कि हमारा ग्रह ठंडा होता चला गया और मुझे याद है कि अरबों वर्ष पहले मैं हाइड्रोजन और ओशजन के रासायनिक क्रिया के कारण उत्पन्न हुई हूँ। जो बूंद है वो कह रही है कि मैं अरबों वर्षों पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रासायनिक क्रिया के कारण से बनी हूँ। उन्होंने आपस में मिलकर अपना प्रत्यक्ष अस्तित्व गंवा दिया है और मुझे उत्पन्न किया है। यानी जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो प्रत्यक्ष रूप था, जो प्रत्यक्ष अस्तित्व वो लेकर आए थे, उन्होंने खोकर अपना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अपना अस्तित्व खोकर मुझे उत्पन्न किया। मैं उन दोनों भाप के रूप में पृथ्वी के चारों ओर घूमती फिरती थी। उसके बाद न जाने क्या हुआ। जब मुझे होश आया तो मैंने अपने को ठोस बर्फ के रूप में पाया। मेरा शरीर पहले भाप रूप में था, वह अब अत्यंत छोटा हो गया था। वह पहले से ही कोई 17वां भाग रह गया था। मैंने देखा मेरे चारों ओर मेरे असंख्य साथी बर्फ बने पड़े थे। जहाँ तक दृष्टि जाती थी बर्फ के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। जिस समय हमारे ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती थी तो सौंदर्य बिखर पड़ता था। किसका? बूंद का। तो बूंद कह रही है कि हम पहले बर्फ़ के रूप में थे और जिस समय हमारा सौंदर्य, जब हम बर्फ़ में थे तो हमारा सौंदर्य नहीं दिखाई पड़ता था कि हम किस प्रकार के। लेकिन जब सूर्य का प्रकाश हम बूंदों पर पड़ता है तो वो बर्फ़ से पिघल जाती है, तभी उन बूंदों का सौंदर्य दिखाई पड़ता है। हमारे कितने साथी ऐसे भी थे जो बड़ी उत्सुकता से आंधी में ऊंचा उड़ने, उछलने कूदने के लिए कमर कसे तैयार बैठे रहते थे। बड़े आनंद का समय रहा होगा वह।
बड़े आनंद का। कितने दिनों तक? कई लाख वर्षों तक। कई लाख? हाँ, चौंको नहीं, मेरे जीवन में 100-200 वर्ष दाल में नमक के समान भी नहीं है। यानी कह रहे हैं कि मेरे इतना आश्चर्य करने की आवश्यकता नहीं है। वो बूंद लेखक को कह रही है कि मेरे जीवन के जो 100-200 साल है वह दाल में नमक के समान भी नहीं है। मैंने ऐसे दीर्घजीवी से वार्तालाप करते जान अपने को धन्य माना और ओस की बूंद के प्रति मेरी श्रद्धा बह चली। तो आप समझते जा रहे होंगे कि किस प्रकार पानी की कहानी लेखक शीर्षक देता है कि पानी किस प्रकार से उत्पन्न हुआ है, पानी बना कैसे है, इसके लिए क्या क्या हुआ है पृथ्वी पर, और पृथ्वी कैसे बनी उसके बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद पृथ्वी के बाद पानी कहाँ से आया, तो उसके बारे में ये जो बूंद है ये अपनी कहानी सुनाती जा रही है। और अब जो लेखक है वो पानी को बहुत ही धन्य मानता है। हम शांति से बैठे एक दिन हवा से खेलने की कहानियाँ सुन रहे थे कि अचानक ऐसा अनुभव हुआ मानो हम सरक रहे हो, यानी कि हम थोड़े थोड़े से इधर उधर खिसक रहे हैं। सबके मुख पर हवाइयाँ उड़ने लगी, सब डरने लगे अब क्या होगा। अब जो बूंद है वो भी डरने लगी। इतने दिन आनंद से काटने के पश्चात अब दुख सहन करने का साहस हम में न था। बहुत पता लगाने पर हमें ज्ञात हुआ कि हमारे भार से ही हमारे नीचे वाले भाई दबकर पानी हो गए। जो बड़ी बड़ी ओस की बूंदें थी वह हमारे भार से दबकर पानी बन चुकी है। उनका शरीर ठोसपन को छोड़ चुका है और उनके तरल शरीर पर हम फिसल चले हैं। फिसल कौन? जो ओस की बूंदें जो बर्फ़ के रूप में हैं अभी, वो सभी फिसल रही है उन पानी के ऊपर।